अगर किसी ऐसी धातु की कल्पना की जाए ना जिसे मतलब नाश्ते के मक्खन की तरह आसानी से एक साधारण चाकू से काटा जा सके हम्म। और जो इतनी हल्की हो कि पानी में फेंकने पर वो पत्थर की तरह डूबने के बजाय लकड़ी के टुकड़े की तरह बस पानी की सतह पर तैरने लगे। सुनने में तो ये किसी विज्ञान का था कि जादुई सामग्री जैसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। अगर इस मुलायम सी तैरने वाली धातु में जरा सी भी खरोच आ जाए या ये सिर्फ हवा की नमी के ही संपर्क में आ जाए तो ये भड़क उठती है, मतलब भयानक आग उगलने लगती है। हाँ, एकदम सच है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि आज हमारी पूरी आधुनिक दुनिया, हमारी संचार व्यवस्था और यहाँ तक कि हमारा भविष्य भी इसी टाइम बॉम्ब जैसी धातु पर टिका हुआ है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये विरोधाभास विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों और चमत्कारों में से एक है। मतलब एक तरफ ये इतनी अस्थिर है कि इसे संभालना मुश्किल है, और दूसरी तरफ यही वो नींव है जिस पर हमारी 21वीं सदी की पूरी तकनीकी इमारत खड़ी है। सही कहा। तो हमारा आज का विषय है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी पीरियोडिक टेबल का तीसरा तत्व लिथियम। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस तत्व की बुनियादी रासायनिक बनावट से लेकर इसके वैश्विक आर्थिक साम्राज्य तक की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। हम्म। और आज हमारा मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि आखिर प्रकृति का ये सबसे हल्का और सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ने वाली विशाल इलेक्ट्रिक कारों तक की रीढ़ कैसे बन गया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सतह से थोड़ा नीचे जाना होगा, सीधे इसके परमाणुओं के भीतर झांकना होगा। बिल्कुल। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इसके पीछे क्यों भाग रही हैं और इसके साथ जुड़े असल खतरे क्या हैं? इसका जवाब इसके रसायन विज्ञान में ही छिपा है। तो अगर हम विज्ञान के किताबों वाले आंकड़ों की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि लिथियम का रासायनिक प्रतीक Li है, परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु द्रव्यमान 6.941 U है। अब इन भारी भरकम शब्दों को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के ठीक बाद ब्रह्मांड के सबसे हल्के तत्वों की सूची में लिथियम तीसरे नंबर पर आता है। एकदम सही। ये इतना हल्का है कि अगर लिथियम की एक पूरी ईंट उठाई जाए तो वो उसी आकार की लकड़ी की ईंट से भी हल्की महसूस होगी। और यहीं से इसका वो अनोखा बर्ताव शुरू होता है। ये समूह एक, जिसे हम एल्कली मेटल्स या क्षार धातु कहते हैं, उसका हिस्सा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं वैज्ञानिक टर्म का इस्तेमाल करूं तो वो हीलियम कोर के साथ 2s1 है। अच्छा। विज्ञान की इस शब्दावली के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस 2s1 का सीधा सा मतलब है कि लिथियम के सबसे बाहरी कक्ष में सिर्फ एक। हाँ, और यही वो हिस्सा है जहां मुझे स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा उत्सुकता हुई थी। मतलब ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन इसे इतना खास या इतना खतरनाक कैसे बना देता है? हाँ, इसे एक बेचैन यात्री की तरह समझिए। बेचैन यात्री। हाँ, रसायन विज्ञान के नियमों के अनुसार हर परमाणु एक स्थिरता चाहता है। लिथियम के पास ये जो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये उसके लिए एक बोझ की तरह है। लिथियम इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकने या किसी और तत्व को सौंपने के लिए हमेशा बेताब रहता है, ताकि वो अंदरूनी रूप से स्थिर हो सके। अच्छा, तो ये छुटकारा पाना चाहता है। बिल्कुल। ये उतावलापन, ये बेताबी लिथियम को ब्रह्मांड के सबसे अत्यधिक क्रियाशील तत्वों में से एक बनाती है। ये हर समय बस किसी न किसी से जुड़ने का मौका तलाशता रहता है। इस बेताबी का असल दुनिया में जो रूप दिखता है वो मुझे आप कह सकते हैं एक नखरेबाज सेलिब्रिटी या हाई मेंटेनेंस डीवा की याद दिलाता है। हाँ, ये तुलना काफी सटीक है ना? हम्म। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शुद्ध रूप में लिथियम चांदी जैसी सफेद और बेहद चमकदार धातु है, लेकिन आप इसे खुले में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये आम हवा के संपर्क में आता है, इसका वो बाहरी इलेक्ट्रॉन हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया कर लेता है। वो चमकता हुआ चांदी जैसा रंग कुछ ही सेकंड में काला पड़ जाता है। ये डीवा वाला रूपक विज्ञान के नजरिए से एकदम फिट बैठता है। हवा इसे रास नहीं आती, और अगर कहीं से पानी छू जाए तो प्रतिक्रिया इतनी हिंसक होती है कि तुरंत हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और आग पकड़ लेता है। बाप रे।
इसीलिए इसे शांत रखने के लिए इसे हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन या किसी विशेष खनिज तेल के अंदर पूरी तरह से डुबो कर रखना पड़ता है। मतलब इसे पूरी तरह से वीआईपी सुरक्षा चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात इसके प्रदर्शन की आती है, मतलब जब इसे सच में जलने दिया जाता है या इसका ज्वाला परीक्षण जिसे फ्लेम टेस्ट कहते हैं वो किया जाता है, तो ये जलते समय एक बेहद शानदार और चमकीले लाल रंग की रोशनी देता है। क्रिम्सन रेड। हाँ, क्रिम्सन रेड, जैसे कोई बहुत बड़ा रॉक स्टार स्टेज पर लाल रोशनी के बीच अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहा हो। और वो चमकीला लाल रंग कोई साधारण रोशनी नहीं है, बल्कि वो उस असीम ऊर्जा का सीधा प्रदर्शन है जो उस एक भारी इलेक्ट्रॉन के छिटकने से पैदा होती है। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। जो धातु हवा के संपर्क में आने मात्र से खराब हो जाती है, जिसे इतनी हिफाजत से तेल में डुबोकर रखना पड़ता है, और जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 180.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि धातुओं के पैमाने पर बहुत ही कम है। बिल्कुल, तो वो धातु आखिर दुनिया की भारी भरकम मशीनों और हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को कैसे चला रही है? और यही सवाल मुझे सीधा हमारी चर्चा के अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाता है। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह बात साफ हो जाती है कि लिथियम का ये जो नखरेबाज और अत्यधिक क्रियाशील स्वभाव है, दरअसल यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एकदम सही। और इस ताकत को हमने जिस तरह से काबू किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी बैटरी इंडस्ट्री, यानी लिथियम आयन बैटरी। हाँ, आज के समय में हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर यही लिथियम आयन बैटरी काम कर रही है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला तो हमने जान ही लिया कि ये प्रकृति की सबसे हल्की धातु है, जिससे बैटरी का वजन कम रहता है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कारण है इसकी ऊर्जा संचय करने की असीम क्षमता, जो उसी एक बेताब इलेक्ट्रॉन से आती है। लेकिन एक सेकंड, अगर ये धातु इतनी उग्र है और हवा पानी के संपर्क में आते ही भड़क जाती है, तो क्या ये बात बहुत डरावनी नहीं है कि हम दिन भर इस हिंसक धातु को अपने स्मार्टफोन के रूप में अपनी पैंट की जेब में लेकर घूमते हैं? हाँ, ये ख्याल डरावना तो है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम एक छोटा सा बम अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर इंसानी इंजीनियरिंग का असली कमाल सामने आता है। हम बैटरी के अंदर शुद्ध लिथियम के ठोस टुकड़ों का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा। हम लिथियम के आयनों का उपयोग करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमने उस उग्र ऊर्जा को एक बहुत ही कड़े और नियंत्रित पिंजरे में बंद कर दिया है। जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं, तो बिजली बैटरी के अंदर मौजूद लिथियम आयनों को एक तरफ से यानी कैथोड से खींचकर दूसरी तरफ एनोड में धकेलती है। ये तो कुछ एक बहुत भारी स्प्रिंग को दबाने या एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह लग रहा है। एकदम सही उपमा है। फोन चार्ज करने का मतलब ही यही है कि आप उस रासायनिक रबर बैंड को पूरी ताकत से खींच रहे हैं। अच्छा। लिथियम आयनों उस खींची हुई अवस्था में रहना नहीं चाहते। वे वापस अपनी स्थिर जगह पर जाने के लिए जोर लगाते हैं, और जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो रबर बैंड धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर लौटता है। समझ गए। लिथियम आयनों का ये वापस लौटने का जो सफर है ना, वही वो विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है जो आपके फोन की स्क्रीन को रोशन करती है। हमने बस उसकी अस्थिरता को एक सर्किट के अंदर अनुशासित कर दिया है। मतलब हमने उस एक इलेक्ट्रॉन के भटकने की चाहत को एक तय रास्ते पर मोड़ दिया है, जिससे हमारा काम निकल सके। बिल्कुल। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, स्रोत ये भी बताते हैं कि जब इस हल्की धातु को किसी अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है, तो इसके परिणाम और भी हैरान करने वाले होते हैं। हाँ, मिश्र धातुएं। हाँ, जब लिथियम को एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं या अलॉयज बनाई जाती हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है वो अविश्वसनीय रूप से हल्का होने के साथ साथ बेहद मजबूत भी होता है। और यही कारण है कि इन विशेष लिथियम मिश्र धातुओं का इस्तेमाल हवाई जहाज के पुर्जे और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान बनाने में भी किया जाता है। अरे वाह! एरोस्पेस इंडस्ट्री में ना एक ग्राम वजन कम करना बहुत मायने रखता है। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर भी लिथियम अपनी जगह पक्की कर चुका है। जैसे कि कांच और सिरामिक को अत्यधिक मजबूती देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और मशीनों के अंदर जो लिथियम ग्रीस डाला जाता है वो एक बेहतरीन स्नेहक या लुब्रिकेंट है। ये ग्रीस अत्यधिक उच्च तापमान को भी आसानी से सहन कर सकता है, जहां आम ग्रीस पिघलकर बह जाएगा। तो एक तरफ हमारे पास अंतरिक्ष यान, भारी मशीनें और उच्च तापमान वाला ग्रीस है, जिन्हें ये उग्र धातु ताकत दे रही है।
लेकिन जब मैं स्रोतों के पन्नों में थोड़ा और आगे गई तो एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने सच में दिमाग की बत्ती जला दी। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जिस रासायनिक बेताबी को हमने बैटरी के पिंजरे में कैद किया है, क्या होगा अगर वही रसायन सीधे इंसान के दिमाग में चला जाए? चिकित्सा विज्ञान में लिथियम का प्रवेश, ये शायद रसायन विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। ये सच में अकल्पनीय लगता है। जो धातु इतनी अस्थिर है कि हवा लगते ही प्रतिक्रिया कर दे, जो इतनी गर्म है कि अंतरिक्ष यान के पुर्जे बना दे, वही रसायन इंसान की भावनाओं, उसके मूड और उसके मानसिक स्वास्थ्य को शांत और संतुलित करने का काम कर रहा है। हाँ, मतलब ये जादू कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें चिकित्सा विज्ञान के लिथियम कार्बोनेट को देखना होगा। दशकों से इसका उपयोग मानसिक रोगों के इलाज में, विशेष रूप से बाइपोलर डिसऑर्डर में, एक असरदार मूड स्टेबलाइजर के रूप में किया जा रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी जटिल मानसिक स्थिति है जिसमें मरीज का मूड बहुत तेजी से दो चरम सीमाओं के बीच झूलता है। एक पल में वो अत्यधिक उत्साह या उन्माद में होता है, जिसे मेनिया कहते हैं, और दूसरे ही पल गहरी निराशा या अवसाद में डूब जाता है। और ये लिथियम कार्बोनेट दिमाग के अंदर जाकर उस झूलते हुए पेंडुलम को कैसे रोकता है? वैज्ञानिक आज भी मस्तिष्क के अंदर इसकी एकदम सटीक कार्यप्रणाली की परतों को उधेड़ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी बात समझ में आई है वो ये है कि लिथियम मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स की अति सक्रिय गतिविधियों को धीमा करता है। अच्छा। ये उन न्यूरॉन्स के बीच के संचार को प्रभावित करता है जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब दिमाग अत्यधिक उत्तेजित होने लगता है तो लिथियम उन रासायनिक रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और जब दिमाग निराशा में डूबने लगता है तो यह उसे सहारा देता है। बिल्कुल सही। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब एक ऐसा तत्व जो खुद अपने अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण हमेशा बेचैन रहता है, वो इंसान के बेचैन मस्तिष्क को स्थिरता और शांति प्रदान कर रहा है। ये प्रकृति की विडंबना भी है और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी। विज्ञान अक्सर ऐसी ही विडंबनाओं से भरा होता है, लेकिन लिथियम की कहानी सिर्फ प्रयोगशालाओं, अस्पतालों या हमारी जेबों तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इन असाधारण और बहुआयामी उपयोगों के कारण अंतरिक्ष से लेकर मानव मस्तिष्क तक इस धातु ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है। एक ऐसा तत्व जो हमारे जीवन के इतने अलग-अलग हिस्सों में घुसपैठ कर चुका है, जाहिर सी बात है कि वो दुनिया के नक्शे भी बदल रहा होगा। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि लिथियम को अब नया सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड कहा जाने लगा है। एकदम सही। हमारी डिजिटल दुनिया की भूख और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति, इन दोनों की लिथियम पर बढ़ती निर्भरता ने इसकी मांग को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया है। इस सफेद सोने की वैश्विक भूराजनीति या जियोपॉलिटिक्स बहुत ही आक्रामक हो चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसके सुरक्षित भंडारों पर अपना एकाधिकार जमाने की होड़ में लगे हैं। वर्तमान में जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार दुनिया के प्रमुख लिथियम उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना का दबदबा है। यही चंद देश आज ये तय कर रहे हैं कि भविष्य की तकनीक किन दिशा में जाएगी और उसकी कीमत क्या होगी। और इसी वैश्विक रस्साकशी के बीच स्रोतों में भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है। हाँ, जो हाल ही में हुआ। बिल्कुल, हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लिथियम के बहुत बड़े भंडारों के मिलने की संभावना जताई गई है। अगर इसे ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो ये ऐसा ही है जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में किसी देश को अपने यहाँ कच्चे तेल के विशाल भंडार मिल गए हों। तेल ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं और उनकी किस्मत को रातों रात बदल दिया था। ये तुलना बहुत ही सटीक और प्रासंगिक है। भारत के लिए यह खोज एक वास्तविक तस्वीर बदलने वाली घटना साबित हो सकती है। गेम चेंजर जिसे कहते हैं। बिल्कुल गेम चेंजर। अगर इन भंडारों का सही तरीके से व्यावसायिक खनन हो पाता है तो भारत की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के लिए ये एक मील का पत्थर होगा। बैटरी निर्माण के लिए दूसरे देशों से महंगे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत भविष्य की ऊर्जा तकनीक का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बन सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, जिस तरह तेल ने अर्थव्यवस्थाएं बनाई, उसी तरह उसने पर्यावरण और भू राजनीतिक संघर्षों को भी जन्म दिया। लिथियम के मामले में भी हम उन खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो स्रोत सामग्री में बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किए गए हैं। इसका निष्कर्षण और उपयोग दोनों ही अपने साथ गंभीर जोखिम लेकर आते हैं।
सबसे पहला खतरा तो इसके रासायनिक स्वभाव से ही है। लिथियम एक अत्यधिक संक्षारक या करोसिव धातु है। अगर इसका शुद्ध रूप सीधे त्वचा के संपर्क में आ जाए तो यह नमी के साथ प्रतिक्रिया करके गंभीर जलन और गहरे घाव पैदा कर सकता है। और उससे भी बड़ा खतरा इसकी उन बैटरियों से जुड़ा है जो आज हर जगह मौजूद हैं। चर्चा की थी कि कैसे बैटरी के अंदर लिथियम के आयनों को एक पिंजरे में नियंत्रित रखा जाता है, लेकिन अगर वो पिंजरा टूट जाए तो क्या होगा? यही सबसे डरावना हिस्सा है। अगर उस बैटरी के प्रबंधन में कोई चूक हो जाए, बैटरी भौतिक रूप से डैमेज हो जाए या किसी कारण से ओवरहीट हो जाए, तो एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे तकनीकी भाषा में थर्मल रनअवे कहते हैं। थर्मल रनअवे। हाँ, इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर की गर्मी बेकाबू होकर बढ़ने लगती है और फिर वो फट जाती है। और सबसे भयानक बात यह है कि लिथियम की आग को बुझाना आम आग बुझाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आग अपनी ऑक्सीजन खुद बना सकती है, इसलिए पानी डालने पर भी ये भड़कती रहती है। बाप रे। तो आज के इस विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने शुरुआत एक ऐसी धातु से की थी जो इतनी मुलायम और हल्की है कि उसे मक्खन की तरह काटा जा सकता है और वो पानी पर तैर सकती है। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे अपने एक अकेले और बेताब इलेक्ट्रॉन के कारण ये हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है, लेकिन उसी बेताबी को हमने बैटरी के रूप में अनुशासित करके अपनी डिजिटल दुनिया को ऊर्जा दी। बिल्कुल। इसी धातु ने मिश्र धातुओं के रूप में विमानों को उड़ान दी और सबसे बढ़कर चिकित्सा विज्ञान में मानसिक रोगियों को एक स्थिर और शांत जीवन दिया। इस एक छोटे से तत्व की कहानी ये साबित करती है कि आकार और वजन से किसी की अहमियत या ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। परमाणु क्रमांक 3 पर बैठे इस नन्हे से तत्व के अंदर छिपी रासायनिक बेताबी नहीं, इसे 21वीं सदी के भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी बना दिया है। इस पूरी यात्रा के बाद स्रोतों से निकले जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो एक बहुत ही गहरे और विरोधाभासी विचार को जन्म देते हैं। क्रांति का इकलौता भविष्य है। हम पेट्रोल डीजल के धुएं और प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन को छोड़कर पूरी तरह से लिथियम बैटरियों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन वही स्रोत ये भी बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि ये प्रकृति का सबसे अत्यधिक क्रियाशील, संक्षारक और तेजी से आग पकड़ने वाला तत्व है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या हम एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दुनिया बनाने की जल्दबाजी में पूरी दुनिया में एक ऐसे सफेद सोने का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं जो अपनी मूल प्रकृति में ही बेहद अस्थिर है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या हम अनजाने में एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जो प्रबंधन की एक छोटी सी चूक या एक छोटी सी खरोच से कभी भी भयानक आग पकड़ सकता है? क्या हमारा पूरा भविष्य, हमारी हर एक तकनीक अब इस ज्वलनशील धातु के 100% सुरक्षित और अचूक प्रबंधन पर ही आकर टिक गई है? शायद अगली बार फोन को चार्जिंग पे लगाते समय या किसी शांत सी इलेक्ट्रिक कार को सड़क से गुजरते हुए